नमस्कार बच्चों आज क्लास 12 की फीस में आपको अनसॉल्व पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कल हमने बच्चों सन 2016 का पेपर सॉल्व करवाया था, जिसमें हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं अब हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी अच्छी तरीके से देखिए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिरकार पेपर किस हिसाब का आता है। तो इस वजह से आप लोग अनसॉल्व पेपर को बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्व करना। तो बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि रेडियो तरंगों, एक्स किरणों, गामा किरणों तथा सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में लिखिए। बच्चों यानी ये क्वेश्चन कहता है कि किसकी हमें इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। बच्चों आपको पहले हम बताएंगे, एक फार्मूला के अकॉर्डिंग बताएंगे, उसके बाद हम एक प्रैक्टिकली बताते हैं कि होती कितनी है। देखिए बच्चों, रेडियो तरंगें जो होती हैं, रेडियो तरंगें यानी रेडियो वेव्स, इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो याद रखना, हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा आर, रेडियो वेवलेंथ। ठीक, आर का मतलब है रेडियो वेवलेंथ। इनकी बच्चों तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁻1 मीटर से अधिक। ठीक, ध्यान से देखना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एक्स किरणें, क्या है बच्चों, एक्स किरणें यानी एक्सरेस, इनकी बच्चों जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लैम्डा एक्स से हमने शो कर दिया। ये बच्चों होती है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻13 मीटर तक। उसके बाद बच्चों गामा किरणें, कौन सी किरणें, गामा किरणें यानी गामा रेस, इनकी जो बच्चों वेवलेंथ होती है, सफिक्स में हमने गामा लिख दिया। इसकी बच्चों होती है, याद रखना, 10⁻⁻10 मीटर से कम। उसके बाद बच्चों लास्ट है सूक्ष्म तरंगें, जिसे कहते हैं माइक्रोवेव्स। क्या बच्चों कहते हैं, माइक्रोवेव्स, माइक्रो शॉर्ट में हम बच्चों हमने लिख दिया माइक्रो। और इसकी होती है 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर तक। तो बच्चों देखने से पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य किसकी है। बच्चों सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है, याद रखना, रेडियो। और सबसे कम, उससे कम बच्चों किसकी है, रेडियो से कम किसकी है, माइक्रोवेव्स की। और माइक्रोवेव से बच्चों किसकी कम है, रेडियो वेव्स की, सॉरी एक्सरे की। और एक्सरे की बच्चों, एक्सरे के बाद बच्चों क्या है, गामा रेस। ठीक, क्योंकि पावर में जितनी किसी भी मतलब 10 की पावर बच्चों जितनी कम होगी, याद रखना, वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे का नाम 10 की पावर ये सबसे कम है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर समझो, ये इससे थोड़ी ज़्यादा है, इससे थोड़ी कम। तो इस हिसाब से बच्चों अगर हम लिखना चाहें तो तरंग दैर्घ्य का जो हमारा ऑर्डर होगा वो होगा सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स, उसके बाद बच्चों कौन आएगा, माइक्रोवेव्स, उसके बाद बच्चों कौन आएगा, एक्सरे, मतलब सफिक्स में एक्स लिख दिया। उसके बाद बच्चों कौन आएगा, गामा रेस। ठीक, इस टाइप से। अब बच्चों ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम इन वैल्यूज को कैसे रटें, कैसे याद करें, क्या करें। तो देखिए, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें कभी भुला नहीं सकते। वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ट्रिक बताएं बच्चों। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब हम इसे मिटा दें। तो बच्चों जो ट्रिक है उस पर ध्यान देना, जरा ध्यान से। ट्रिक बच्चों याद रखना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इनको हमने एक ट्रिक में इंक्लूड कर दिया। बच्चों वो ट्रिक का नाम है गाड़ी XUV इन माई रेंज। गाड़ी XUV इन माई रेंज। अभी महिंद्रा की एक बोलेरो का नाम लॉन्च हुई थी, XUV। तो समझो हमने उसी से एक ट्रिक बना दी है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो बच्चों गाड़ी का मतलब होता है गामा रेस। गाड़ी का मतलब क्या रहेगा, याद रखना, गामा रेस।
क्या बच्चों, गाड़ी का मतलब गामा रेस। उसके बाद एक्सरे, एक्स का मतलब बच्चों एक्सरेस। यूवी, यूबी इसका मतलब बच्चों मतलब है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। इनका बच्चों मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और एम्बाई बच्चों इसका मतलब होता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। फिर बच्चों आता है रेंज, रेंज का मतलब होता है रेडियो वेव्स। ठीक, ध्यान से देखना, बिल्कुल आप भुला नहीं सकोगे इसे, रेडियो वेव्स। ये हमने एक ऑर्डर में सेट किया है, वेवलेंथ के ऑर्डर में। बच्चों ऊपर से अगर नीचे की ओर चले तो इनका जो वेवलेंथ है यानी जो तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ेगी। ऊपर से नीचे की ओर आने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, यानी हम लिख सकते हैं तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। तरंग दैर्घ्य का ये बच्चों कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम है। ठीक, यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो वेव्स की है, उससे कम है माइक्रोवेव्स, उससे कम है इंफ्रारेड, उससे कम है अल्ट्रावायलेट। ठीक, फिर है एक्सरे, फिर गामा रेस। गामा रेस की तरंग दैर्घ्य बच्चों सबसे कम है। इधर अगर बच्चों इनकी ऊपर से नीचे की ओर वेवलेंथ का नाम वेवलेंथ बढ़ती है तो याद रखना नीचे से ऊपर अगर हम चले तो इनकी जो आवृत्ति है वो नीचे से ऊपर घटती है, बढ़ती है। यानी बच्चों जिसे हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं और जिसे यहाँ पर हम लैम्डा कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी किसकी है, गामा रेस की, और सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव्स की। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, इनमें जो रिलेशन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रिलेशन होता है ईबी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW में जो बच्चों रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और गामा रेस में 1 अपान यानी F प्रोपोर्शनल 1 अपान लैम्डा। यानी अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और लैम्डा अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यानी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज को आप बेहतर तरीका से याद रखना। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व्ड का। ये अनसॉल्व्ड बच्चों इसका क्वेश्चन अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कहता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखो। तो बच्चों हालांकि हम कारक को लिख ही देंगे, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम आपको सेल की पूरी कहानी बताएंगे। आखिरकार सेल क्या होता है, उसमें आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल कितने टाइप की होती हैं। ठीक, एकदम बिल्कुल डिटेल में बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले बच्चों हम इसे मिटा दें। तो अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कहता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। और बच्चों ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा गया। देखिए सबसे पहले हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिख देंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि सेल होती क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये कितने टाइप की होती है, बिल्कुल डिटेल में। ठीक, तो बच्चों इसके दो कारक होते हैं। कितने कारक, दो। पहला जो कारक होता है बच्चों, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो का नाम इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इसका पहला जो कारक है, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, फिर हम डिटेल में बताएंगे बच्चों। सेल का आंतरिक जो प्रतिरोध होता है जिसे हम स्मॉल r कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बच्चों इलेक्ट्रोड की लंबाई के, इलेक्ट्रोडों की लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल L। ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि कैसे प्रभावित, इलेक्ट्रोड की लंबाई सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट प्रभावित करेगी। बच्चों अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड की लंबाई ज्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अगर लंबाई कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। ठीक, तो बच्चों इसका दूसरा जो फैक्ट है वो है सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r जो है वो इलेक्ट्रोड की एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इलेक्ट्रोड का नाम, सेल का जो, सेलों के जो इलेक्ट्रोड हैं वो विद्युत अपघट्ट विलयन में यानी सेलों के घोल में जितना डूबे रहेंगे, जितना पोर्शन डूबा रहेगा उसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस टाइप से बच्चों सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो दो टाइप से प्रभावित होगा, इलेक्ट्रोड की लेंथ द्वारा और इलेक्ट्रोड का नाम घोल के अंदर इलेक्ट्रोडों के डूबी हुई एरिया
इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा बच्चों ये है कि सेल का जो तीसरा ये है कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो का नाम बच्चों घोल की कंसंट्रेशन यानी उसकी सांद्रता पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, याद रखना। अब उसके बाद बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, ये तो बस आप इतना आंसर लिख देना, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब बच्चों आपको डिटेल में बताते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको हम बताएंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। सुनना जरा ध्यान से, बहुत कहानी अच्छी समझाएंगे आपको। बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे को या पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे के मध्य कोई चालक जोड़ दें, कोई कंडक्टर जोड़ दें, तो होता क्या है, उस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब उस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जैसे हमने समझो ये कोई सेल बनाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया, समझो ये चालक। ठीक, ये बच्चों हमने क्या जोड़ दिया, चालक। इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। जब बच्चों इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो सेल में एक जो घोल होता है जिसे हम वैद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं, तो सेल में जो एक घोल होता है वो इस प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रवाहित धारा का विरोध करता है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी को बच्चों हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। याद रखना, सेल के अंदर जो घोल होता है वो प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है, जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इस चीज को आप याद रखना। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सेल 2 टाइप के होते हैं। सेल, पहला सेल बच्चों होता है प्राथमिक सेल। कौन सा बच्चों सेल, प्राथमिक सेल। और दूसरा होता है बच्चों द्वितीयक सेल। ठीक, प्राथमिक सेल बच्चों क्या है, देखिए प्राथमिक सेल वे सेलें होती हैं जिनमें रासायनिक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। प्राथमिक सेल वे सेलें होती हैं जिनमें रासायनिक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैसे डेनियल सेलें हो गई, लैक्लांसे सेल है, ये प्राथमिक सेल कहलाएंगी। और इनकी जो खासियत है, ये प्राथमिक सेल अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो जाती हैं, प्राथमिक सेल बच्चों अगर एक बार ये डिस्चार्ज यानी निरावेशित हो जाती हैं, तो याद रखना ये दोबारा कभी भी चार्ज नहीं की जा सकती, दोबारा कभी भी चार्ज नहीं की जा सकती, यानी ये नष्ट हो जाती हैं बच्चों। ये कैसी हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक, प्राथमिक सेल की एक खासियत होती है। द्वितीयक सेल क्या है बच्चों, द्वितीयक सेल वे सेलें होती हैं जिनमें रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी बच्चों अभिक्रिया होती है इनमें, उत्क्रमणीय। कैसी, उत्क्रमणीय। ठीक, रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसके बाद क्या है कि जो द्वितीयक सेलें होती हैं, अगर जैसे सीसा संचायक सेल, इसको हम कहते हैं द्वितीयक सेलें, इनको अगर बच्चों हम एक बार अगर ये डिस्चार्ज हो जाती हैं, अगर बच्चों ये एक बार ये सेलें डिस्चार्ज हो जाती हैं यानी निरावेशित हो जाती हैं, तो इन्हें दोबारा बार बार चार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, इन्हें दोबारा बच्चों चार्ज किया जा सकता है। याद रखना, सेकेंडरी सेलों को, द्वितीयक सेलों को एक बार डिस्चार्ज होने पर दोबारा चार्ज किया जा सकता है, लेकिन जो प्राथमिक सेलें होती हैं ये अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाती हैं, अगर एक बार ये निरावेशित हो जाती हैं, तो इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक बच्चों, अब देखिए अब बताएं तो सेल भी क्या होती है, सेल को याद रखना। देखिए बच्चों, सेल एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, हम उसे सेल कहते हैं। और ये वैद्युत परिपथ में का नाम करंट को कंटिन्यू बनाए रखती है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, इतना, इसको हमने डिटेल में समझाया, आप इन्हें याद रखना। ठीक, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोड की लंबाई पर इफेक्ट का नाम प्रभावित, इलेक्ट्रोड की लंबाई पर डिपेंड करेगा, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध घटेगा। और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इलेक्ट्रोड की वो एरिया जो विलयन में डूबी हुई होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आंतरिक प्रतिरोध एरिया के। ठीक, और सेल का आंतरिक बच्चों सेल होती हैं 2 टाइप की, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल मतलब वो वे सेल हैं जिनमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, ये अगर एक बार डिस्चार्ज हो जाती हैं इन्हें कभी दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, ये खराब हो जाती हैं, दोबारा ये नष्ट हो जाती हैं। द्वितीयक सेल वे सेल होती हैं जिनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक, इन्हें अगर एक बार डिस्चार्ज अगर ये हो जाती हैं तो इन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। ठीक, तो बच्चे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सोने लगा, जो भी 1 नंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन। द्रव्य तरंगे क्या है? इन्हें बच्चों हम डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए बच्चों। द्रव्य तरंगे क्या है, सुनना जरा ध्यान से। देखिए बच्चों, द्रव्य तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। जब किसी द्रव्य या पदार्थ के कण गतिमान हो और किन्हीं परिस्थितियों में अगर वो कण तरंग जैसा बिहेव करने लगे तो ऐसे हम तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ठीक, और दूसरी बात यह है कि इसकी तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों याद रखना, इसकी तरंग दैर्घ्य का सूत्र लैम्डा इक्वल टू h/mv, या हम कह सकते हैं h/p। तो परिभाषा में आप लिख देना ये बात हेडिंग डाल के, द्रव्य तरंगे। क्या लिखना कि जब किसी द्रव्य में गतिमान कण किन्हीं परिस्थितियों में तरंग जैसा बिहेव करने लगे, तरंग जैसा व्यवहार करने लगे तो उन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक, और इनका तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/mv, या बच्चों हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक, ये बच्चों होता है। तो बस 1 नंबर में पूछा गया था, आप इतना लिख देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बच्चों अनसॉल्व पेपर का अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी 1 नंबर में पूछा गया, ये भी 1 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन है बच्चों, क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? बच्चों देखिए, क्रांतिक द्रव्यमान किसी भी विखंडनीय पदार्थ का वह सूक्ष्म द्रव्यमान होता है जहां से विखंडन वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी किसी भी विखंडनीय पदार्थ का वह सूक्ष्म द्रव्यमान जहां से विखंडन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे द्रव्यमान को बच्चों क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे अगर बताएं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझा के, एक समझो याद करने का ट्रिक है ये। मान लो ये 1 ग्राम कोई द्रव्यमान है, यहां से विखंडन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो रही। हमने 2 ग्राम लिया कोई पदार्थ, विखंडन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो रही। हमने 3 ग्राम लिया, विखंडन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो रही। हमने जैसे ही बच्चों 4 ग्राम लिया तो विखंडन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। यानी इस 4 ग्राम द्रव्यमान को हम अब द्रव्यमान को नाम नहीं देंगे बच्चों, ये हालांकि ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, लेकिन हम अब इसको द्रव्यमान नहीं देंगे नाम, क्योंकि यहाँ से विखंडन वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम नाम दे देंगे क्रांतिक द्रव्यमान। क्या बच्चों? क्रांतिक द्रव्यमान। यानी क्रांतिक द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान होता है जहां से विखंडन वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ऐसे द्रव्यमान को हम बच्चों क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, 1 नंबर में पूछा गया था, आप इसे लिख देना। अगला बच्चों 1 नंबर में पूछा गया है कि कोटर किसे कहते हैं? क्या बच्चों? कोटर किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछा गया है। और ये किस प्रकार व्यवहार करता है? किस प्रकार व्यवहार करता है? बच्चों कोटर का देखिए बच्चों, पी टाइप क्रिस्टल में एक होल होते हैं, पी टाइप क्रिस्टल में होल होते हैं जिन्हें हम कोटर कहते हैं, या यूं कह लें पी टाइप क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्तिका होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो वैकेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन जिस जगह को मतलब छोड़ के चले जाते हैं वहां पर होल बन जाते हैं, उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। पी टाइप क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जिस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं वहां पर होल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्तिका को हम कोटर कहते हैं। ये किस प्रकार बिहेव करते हैं? याद रखना बच्चों, जो कोटर जिन्हें हम होल कहते हैं, ये हमेशा धनावेशित पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, धनावेशित कणों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक,
1 नंबर में ये बच्चों पूछा गया था। तो बच्चों आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। और अब हम डेली ही अनसॉर्ट से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे और वीडियो आपके पास भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।